Hello students, good morning. As we are reading the story, the kingdom of fools, chapter number 4. इसमें आपको मैंने बताया था कि the writer is talking about a kingdom whose king along with his ministers all are fool, and their orders and rules regulations are full of absurdity. So उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि दिन का काम रात को होना चाहिए और रात का काम दिन में। जैसे दिन भर जो बिज़नेस और फील्ड का काम या एग्रीकल्चर का काम करते हैं, बिज़नेस वगैरह, वो सब अब रात को होंगे। और रात का काम जो होता है रेस्ट करने का, सोने का, वो सारा काम दिन में होना चाहिए। तो ये उल्टे सीधे ऑर्डर्स वो लोग निकालते हैं और ऐसा रूल्स बना देते हैं। तो उसी किंगडम में एक गुरु और उसका डिसाइपल दोनों वहाँ विज़िट करने के लिए गए। तो उनको बड़ी टेंशन हुई कि हर चीज़ का कॉस्ट जो था वो 1 डूडू यानी कि 1 रुपी, एक तरह से अपने यहाँ का करेंसी को अगर अपन देखें तो उसके हिसाब से 1 रुपी। तो हर चीज़, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, एवरीथिंग कॉस्ट ओनली 1 डूडू। तो शिष्य जो है, डिसाइपल, तो बहुत खुश हो गया कि ऐसे तो हम बहुत सस्ता खाना हम यहाँ पे खाएंगे और बहुत मज़े से रहेंगे। लेकिन गुरु को डाउट हो गया कि ये एक जो है ये किंगडम फूल्स लोगों का है, फुलिश मिनिस्टर्स और फुलिश किंग का है। तो ना जाने यहाँ और कौन सा नुकसान हो जाए। तो वो अपने डिसाइपल को समझाता है कि नहीं, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें अब ये किंगडम, वी हैव टू लीव दिस किंगडम एंड वी हैव टू गो टू आवर कंट्री, हमें अपने देश चले जाना चाहिए। बट द डिसाइपल डज नॉट एग्री, और वो वहीं पर ही रहना चाहता है क्योंकि वहाँ हर चीज़ बहुत सस्ती है। तो इस कहानी में एक ये बताया गया था कि एक आदमी, एक चोर एक घर के अंदर, एक मर्चेंट के घर के अंदर चोरी करने के लिए घुसता है। और वो जैसे ही उसके मकान में सब लूट का सामान लेकर के बाहर निकलता है, तो वो जिस जगह से निकलता है वहाँ एक दीवार होती है, वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। तो उसका भाई उस किंगडम में, मतलब उसका भाई राजा के पास आता है, किंग के पास, और कंप्लेंट करता है कि ये मर्चेंट की दीवार मेरे गरीब भाई के ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तो ये मर्चेंट उसका मर्डरर है, उसके ऊपर केस चलना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा भी कौन सी? डेथ सेंटेंस, यानी कि मौत की सज़ा। तो मर्चेंट को बुलाया जाता है। मर्चेंट फिर अपना एक्सक्यूज़ देता है। उसके बाद मैसन को बुलाया जाता है। मैसन मीन्स ब्रिक लेयर, जो उस घर को, मकान को, उस दीवार को बनाने वाला है। ब्रिक लेयर उस एक्सक्यूज़ करके उस लड़की के ऊपर, जो डांसिंग गर्ल थी, उसके ऊपर वो दोष मढ़ देता है। इस तरह से अब उस डांसिंग गर्ल को भी बुलाया गया। तो नाउ ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 22 एंड वी कंटिन्यू दिस स्टोरी. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से ये दीवार उस पुअर बर्गलर के ऊपर गिर गई। बर्गलर मतलब जो घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं, चोर, उनको कहते हैं वह बर्गलर। तो ये उसके ऊपर ये दीवार गिर गई, इसलिए अब जो है तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी।
शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने कुछ समय के लिए सोचा और बोली, माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि क्यों मैं उस स्ट्रीट के वहाँ पे आ रही और जा रही थी। ये उसने मतलब जो है बोला। मैं इसका कारण बताती हूँ। तो आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ गोल्ड मतलब उसको दी थी बनाने के लिए, ज्वेलर्स को, है ना, गोल्ड चेन बनाने के लिए, कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो ही वॉज अ लेज़ी स्काउंड्रल, वो एक लेज़ी स्काउंड्रल था। और what happened, he made so many excuses, उसने बहुत सारे बहाने बनाए, बहुत सारे उसने क्या किया, बहाने बनाए और बहाने बनाता रहा। said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने मुझे कभी कहा कि मैं अब दे दूँगा, फिर मैं तब दे दूँगा। तो इस तरह से जो है वो सारा दिन गुज़र गया और इसकी वजह से मैंने कई चक्कर उसके घर लगाए। And that was when his bricklayer saw me. It's not my fault, my lord, it is the damned goldsmith's fault. Damned means devil, wicked, उस गोल्ड स्मिथ का कसूर है। तो फर्स्ट तो मर्चेंट, देन ब्रिकलेयर, देन डांसिंग गर्ल, एंड फोर्थ गोल्ड स्मिथ। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, thought the king, weighing the evidence, we have got the real culprit at last. तो किंग कहता है कि ठीक है, तो हाँ इस लड़की की गलती नहीं है, असली कल्प्रिट तो वो गोल्ड स्मिथ है। तो इस तरह से हमने रियल कल्प्रिट मीन्स सही अपराधी को पकड़ लिया। Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king's bailiffs searched for the goldsmiths. तो bailiffs means जो उसके क्लार्क्स होते हैं, उसके कोर्ट में काम करने वाले, वो उसको ढूंढने लगे। Who was hiding in a corner of his shop. Where the goldsmith was hiding? The goldsmith was hiding in the corner of his shop. When he heard the accusation against him, accusation means दोष, जब उसने अपने खिलाफ जो है दोष उसने सुना, he had his own story to tell. उसने अपनी खुद की स्टोरी मनगढ़ंत बतानी शुरू कर दी। बोला, my lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. माय लॉर्ड, मैं जानता हूँ कि मैंने इस लेडी को कई बार चक्कर कटवाए और इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे सब पहले उस रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना था जो उसने पहले ऑर्डर दे रखा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और उसके घर में शादी होनी थी, और आप तो जानते हैं कि जो रिच मैन कैसे जो है उतावले होते हैं, हर काम उनको जल्दी चाहिए। हु इज़ दिस रिच मैन? अब किंग आस्क्स, किंग पूछता है ये रिच मैन कौन है? हु इज़ दिस रिच मैन? रिच मर्चेंट।
हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग हिज पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। मतलब उसने हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन। ये कौन है रिच मैन जिसने इस पुअर वुमेन के ज्वेलरी बनाने से तुमको रोक दिया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल विच हैज़ नाउ तो उस डांसिंग गर्ल के आने जाने से वो उसका ध्यान राजमिस्त्री का इतना ध्यान भटक गया कि उसने दीवार ख़राब कर दी और अब एक निर्दोष व्यक्ति पर आ गिरी। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सुनार ने व्यापारी का नाम बताया और वो वही व्यक्ति था जो उसे उस मकान का असली मालिक था जिसकी दीवार गिर गई थी, है ना। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। तो उसने उसका नाम पूछा कि क्या उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। वो और कोई नहीं था, वो उसी घर का ओनर था जिस घर की दीवार गिरी थी उस पुअर ब्रिकलेयर के ऊपर। हुज वॉल हैड फॉलन नाउ जस्टिस हैड कम टू फुल सर्कल थॉट द किंग। अब क्या हुआ कि बिल्कुल अब जो जस्टिस था वो उसका पूरा सर्कल पूरा हो गया। राजा ने सोचा बैक टू मर्चेंट, वापस अब मर्चेंट की तरफ ही आना पड़ा है। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, है ना, उसने कठोरता पूर्वक यानी रूडली बहुत ही कठोरता से राज दरबार में वापस बुलाया गया। एंड ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए चिल्लाते हुए आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। कि सरकार ये मेरा दोष नहीं है, ये मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, ये तो मेरे फादर का दोष है जिन्होंने उसको ऑर्डर कर देके और बुलाया था और उनका तो देहांत भी हो चुका है और मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, है ना। क्या हुआ कि उसने जो है राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और जो है डिसिसिव पॉइंट पर वो पहुंच गया और ये सोचा कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं, है ना। एंड थॉट दैट द किंग बैक टू मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन्ड एंड बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसिसिवली। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड बट somebody must be punished in his place। माना तुम्हारे पिताजी का कसूर है और वो मर भी चुके हैं, लेकिन इस कसूर के लिए किसी ना किसी को तो पनिश करना ही पड़ेगा उनकी जगह पे। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमने क्या अपने पिता से सब कुछ विरासत में पाया है, उनकी संपत्ति और उनके पाप भी, है ना। तो हिज रिचेस एज वेल एज द सिंस आई न्यू, यानी कि अंडरलाइन करिए कि तुमने उनकी पूरी प्रॉपर्टी तो पाई विरासत में यानी कि वसीयत में, लेकिन उनके गुनाह भी तुमने पाए हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे जल्दी से पता चल गया कि तुम ही इस निर्मम अपराध की जड़ हो, है ना, तुम्हें मरना ही होगा।
and he ordered a new stake to be made ready for the execution. जो है ये स्टेक मीन्स एक क्रॉस जिस पे जीसस क्राइस्ट को भी क्रूसीफाई किया था, वो स्टेक वो पुराने ज़माने में ऐसे ही जो है मृत्यु की सजाएं देते थे। एक स्टेक बनवाई और उसकी मौत की सज़ा के लिए तैयार हो गई थी। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। देखिए, जब जैसे सेवकों ने सूली की धार तेज कर ली और उसे अपराधी को उस पर चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया, तो मंत्री को महसूस हुआ कि जो रिच मर्चेंट है इतना दुबला पतला था कि वो सूली पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पाता। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। उसने राजा से सूझबूझ से काम लेने के लिए उसको अपील की। राजा को भी इस बात की चिंता हो गई कि अगर वो जो है मर्चेंट सीधा बिल्कुल एकदम फिट नहीं आया उस स्टैक के ऊपर, तो वो बच जाएगा। What shall we do? He said, when suddenly it struck him and that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो वो बोला, अब हम क्या करें? तभी अचानक उसके दिमाग में आया कि उन्हें बस किसी भी मोटे व्यक्ति को खोजना था जो सूली पर फिट आ जाए, है ना। एंड द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। तो एक मोटे आदमी की तलाश थी, तो सर्वेंट्स में से एक की नज़र उस डिसाइपल के ऊपर गई, उस गुरु का जो चेला था ना, डिसाइपल, उसके ऊपर गई, क्योंकि उसने इतने महीनों जो है सस्ते बनानास और राइस और व्हीट और घी खा खा के अपने शरीर को फुला लिया था, मोटा तगड़ा हो गया था। उसके ऊपर उसकी नज़र टिक गई कि यही एक मोटा व्यक्ति है सबसे ज़्यादा जो इस स्टैक सूली के ऊपर फिट हो सकता है। So students, I think I hope you would have taken pleasure, you would have enjoyed this story very well, and the last portion of this story we will continue in the next video. Thank you and have a nice day. Go on reading this story by yourself.